Takka bilu dere kasum bekara. Kalau nggak
गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। कैसा हुआ आप लोगों का पेपर? आज वाला सर जो भी हुआ है, नहीं, कल वाला तो अच्छा गया था, परसों वाला आई गेस अच्छा गया था। अच्छा गया था। हाँ, 2 क्वेश्चन गलत थे, तो ठीक वो भी गलत थे। जी सर। वही 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 स्क्रीन शेयरिंग बताओ। एक सेकंड रुकिएगा, सभी शेयर। ठीक। एक सेकंड। कोई डाउट? पेपर में कोई डाउट? एक था सर, वो जो बड़ा सा सर्कल था जिसमें से छोटा सा सर्कल निकाला गया था, वो वाला बस गलत हो गया फोर्स था। वाला? यस सर, इसमें 50/41 आ रहा था। अच्छा, वैसा क्वेश्चन हमने करवाया भी था वैसे। आधे में सर उसका वो एक गलती हो गई थी तो वही बस गलत उसी में थोड़ा आता दिक्कत तो है ना कि बताना पड़ेगा? आता है सर, उसका प्रोसीजर याद है। हम्म, थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन वो। और एक जो चले आ रहे थे पार्टिकल्स इंफिनिटी से, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी पूछी गई थी। 2 क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे। और इधर हम लोग कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। छुट्टियां तुम लोगों की कितने दिनों की हैं? पता नहीं सर अभी। पता नहीं। होली वाले दिन क्लास तो नहीं रखवा दी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताया था और उसका सुपरपोजिशन बताया था, कुछ तरीके बताए थे। और आज का टॉपिक भी हमने बता दिया था कि हम Charge pendulum and equilibrium of charges on a इक्विलिब्रियम straight वाला line. बताना था ना। तो सपोज ये 2 चार्जेस हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है। सपोज दोनों सेम टाइप के हैं। सपोज ये Q1 है और ये Q2 है, और इनको मिलाने वाली ये लाइन है। बीच की डिस्टेंस आप L मान लीजिए। और क्वेश्चन है कि एक थर्ड चार्ज को हम कहाँ रखें? वेयर शुड ए थर्ड चार्ज, and suppose that is also positive, should be placed so that will be in equilibrium। तो ये तो सबको आता ही है, जैसे चार्ज है वही है। पता करना है कि वो इक्विलिब्रियम कैसा है। इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल।
तो बताओ भाई कहाँ आएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, कितने आएंगे? एक ही आएगा, इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, है ना। सपोज वो Q1 से x दूरी पर आ रहा है और Q2 से ये डिस्टेंस L माइनस एक्स हो जाएगी। यहां पर अगर हमने प्लस Q0 रख दिया, सपोज प्लस Q0 रख दिया, तो इस पर दो फोर्सेस लगेंगे, दोनों इसको रिपेल करेंगे, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा। अगर ये तीनों टाइप, ये दोनों चार्जेस सेम टाइप के हैं, Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप मीन्स दोनों पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा इनको मिलाने वाली लाइन पर बीच में कहीं मिलेगा, सिर्फ एक, ओनली वन, एंड लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि देखो दो फोर्सेस लगेंगे, सपोज Q1 का फोर्स F1 है, Q2 का फोर्स F2 है, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन में अपोजिट होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अगर आप जैसे बाहर रख देते हो तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, एक लाइन के अलोंग होंगे। अगर इस लाइन को छोड़ करके कहीं और रखते हो तो वो कोलिनियर नहीं होंगे, उनके बीच में एंगल आ जाएगा, तब तो वो बैलेंस कर ही नहीं सकते, तो सिर्फ एक मिलेगा। और इन दोनों फोर्सेस को आप बैलेंस कर दीजिए, तो F1 बराबर F2, तो K Q1 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2 Q0 अपॉन L माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो यहां से देखो ये Q0 कैंसिल हो गया है ना, तो दिस पोजीशन डिपेंड्स अपॉन ओनली Q1 एंड Q2। यहाँ पे मतलब कोई भी चार्ज रखा जाएगा, उसका कुछ भी मैग्नीट्यूड हो, वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। आगे चल के हम देखेंगे, बेसिकली इस जगह इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। हाँ, अगर ये प्लस है और माइनस है, इक्विलिब्रियम में दोनों ही रहेंगे, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाएगी। खैर यहां से K से K भी कट गया और एक्स स्क्वायर अपॉन L माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2, और स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन Q2 L माइनस एक्स। अब पेज को बदलते हैं, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 बाई Q2 इंटू L और माइनस अंडर रूट Q1 बाई Q2 इंटू एक्स। तो ये टर्म उधर चला जाएगा, तो 1 प्लस अंडर रूट Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 अपॉन Q2 इंटू L। अंडर रूट Q2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टाइम्स x, अंडर रूट Q2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x अंडर रूट Q2 प्लस अंडर रूट Q1 ये कट जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 इंटू L। तो x इज इक्वल टू L अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2, और ये डिस्टेंस Q1 से है। सी यहाँ Q1 से डिस्टेंस है,
ये फॉर्मूला मैंने जानबूझ के इसलिए निकाला कि सपोज ये क्वेश्चन आया और कहा यहाँ +4e चार्ज है, ये +9e चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर है, तो मिलाने वाली लाइन पे कहाँ पे एक तीसरे चार्ज को रखा जाए किस पे कोई फोर्स नहीं है। डिस्टेंस हमें 4e से बतानी है, तो ये डिस्टेंस x मानो। तो तुम्हारे लिए एक लाइन है x इज इक्वल टू बीच की टोटल डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर है और जिससे दूरी मानी है वो q1 है। तो √4e अपॉन √4e प्लस √9e। तो √e तो कट गया और सीधे ये रिजल्ट आ गया 18 इंटू 2 अपॉन 2 + 3, तो 36/5, ये 2 था, 36/5 सेंटीमीटर। जल्दी आ जाएगा ये डिस्टेंस। इसको हम ग्रेविटेशन में भी लगा सकते हैं, ग्रेविटेशन हम लोग कर चुके हैं। सपोज ये 11 m का मास है और ये 13 m का मास है, इनके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए a है, तो बीच में कहाँ एक तीसरा मास रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम में रहे और डिस्टेंस इससे बतानी है। तो x इज इक्वल टू a √11 अपॉन √11 प्लस √30। वन लाइन सोल्यूशन हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बताई है मैंने, बट टाइम सेविंग जरूर है और टाइम जानते ही हो, टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट होता है फिजिक्स के पेपर में। तो ये ग्रेविटेशन में आसानी से लग गया क्योंकि सारे मास पॉजिटिव ही होते हैं, तो जो रखा जाएगा वो भी पॉजिटिव है। तो ये तो पहली सिचुएशन हो गई। चार्जेस के केस में निगेटिव भी हो सकता है, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज रखा जाएगा उस पर फोर्स 0 ही आएगा। बस फर्क कितना होगा, अगर निगेटिव चार्ज होगा तो दोनों फोर्स अट्रैक्शन के बदले में रिपल्सन के हो जाएंगे और वैल्यू चार्ज की मैटर नहीं करती है। अब यहाँ पर दो चीजें हमें देखनी है कि ये इक्विलिब्रियम तो है, यहाँ पे अगर रखा हुआ है तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल और अनस्टेबल। तो आप लोग जानते हो कि स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर उसको अपनी पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें और वो दोबारा उसी पोजीशन में लौटने की टेंडेंसी रखता है, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है। और अगर इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो वो मिनिमम आएगी इस सिचुएशन में। बट हम पोटेंशियल एनर्जी वाला यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि अभी पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने देखा भी नहीं है। हम लोग दूसरे क्राइटेरिया से चेंज करते हैं। ये मेरे पास Q1 था, ये Q2 था। सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट C आ गया है, ये दूरी x मान ली, टोटल डिस्टेंस ये हमने L मान ली। तो x बराबर हो जाएगा L √Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2। अब इक्विलिब्रियम अलोंग द लाइन होता है बेटा, है ना। तो सपोज कर लो हम इसी लाइन के अलोंग इसको शिफ्ट करते हैं, सपोज इसको डेल्टा x शिफ्ट कर देते हैं, चार्ज यहां से यहां आ गया, तो जो Q1 का फोर्स था F1 वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, F1 माइनस डेल्टा F1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो C पर था
तब C पर ये फोर्स F1 था K Q1 और वट एवर भी इट्स वैल्यू Q0 अपॉन ये डिस्टेंस x स्क्वायर। और जब यहां से इसको थोड़ा डेल्टा x शिफ्ट कर दिया तो ये जो F1 डैश अब लगेगा इस नई पोजीशन पे, तो K Q1 चार्जेस तो नहीं बदल जाएंगे लेकिन ये डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। यानी यहाँ F1 डैश की वैल्यू हमारे पास F1 से कम लगेगी और इसका जो फोर्स लगेगा F2 डैश, तो F2 डैश कितना था? F2 था तुम्हारा पास K Q2 Q0 और L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और F2 डैश अब नई पोजीशन पे कितना लगेगा? K Q2 Q0 और ये L माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स, इससे तो डिस्टेंस हमारे पास ये कम हो गई है ना, तो इसका मतलब है कि F2 डैश विल बी लेस देन F। तो यहां पर ये फोर्सेस थे F1 और F2 और शिफ्ट करने पे इधर था F1 डैश और इधर था F2 डैश। F1 और F2 तो बराबर थे लेकिन F1 की वैल्यू कम है, F2 डैश की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि F2 डैश की वैल्यू F2 से बढ़ गई है, F1 डैश की वैल्यू F1 से कम हो गई है, तो इस पर नेट फोर्स इधर बढ़ेगा। तो थोड़ा सा राइट की ओर शिफ्ट करने पर ये लेफ्ट की ओर अनबैलेंस फोर्स आ रहा है, ये फोर्स इसको दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज का इक्विलिब्रियम स्टेबल, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब है कि अगर आप इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दोगे तो इट विल ऑसिलेट अलोंग दिस पॉइंट C। एडवांस वाले क्वेश्चन में आपसे ये फ्रीक्वेंसी भी पूछी जा सकती है, और अगर ये पूछी जाए तो कैसे करोगे? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और थोड़ा सा मैंने डेल्टा एक्स शिफ्ट कर दिया, तो रेस्टोरिंग फोर्स मेरे पास बना F2 डैश माइनस F1 डैश, तो K Q2 Q0 अपॉन L माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू K Q1 Q0 अपॉन x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। और अब हमें x की वैल्यू रखनी पड़ेगी क्योंकि x की वैल्यू मुझको मालूम है। तो जब x की वैल्यू हम रख देंगे, इसका मास ma कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऑसिलेशन का रेस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा। तो इसको हम करते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स बराबर माइनस लगा दो, K कॉमन ले लो, Q0 कॉमन ले लो और पहले ब्रैकेट में आएगा Q2 अपॉन L माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स का स्क्वायर और माइनस Q1 अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। और लंबा कैलकुलेशन है, इससे तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। इसको ma कर दो तो a बराबर माइनस K Q0 बाई m, और अब देखो हमारे पास x बराबर आया था L अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2, और L माइनस एक्स मेरे पास आ जाएगा L अंडर रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस Q2। तो Q2
और L माइनस एक्स की जगह L अंडर रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 माइनस डेल्टा एक्स और स्क्वायर ऑफ दैट और माइनस Q1 अपॉन L अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। काफी बोर हो गए होगे, एक्सप्रेशन इज क्वाइट लॉन्ग बट इट इज क्लियर कि ऑसिलेशन तो है लेकिन ये SHM नहीं है। लेकिन ये SHM बन जाएगा अगर हम डेल्टा एक्स को बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल कर दें। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसको अगर हम इट इज ऑसिलेशन but not SHM. However, delta x is small, मतलब delta x is very small in comparison to L, then it is SHM. तो इसका मैं जो PDF भेजूंगा उसमें मैं इसको वर्कआउट करके फ्रीक्वेंसी भेजूंगा। अभी हम लोग और क्वेश्चन लेंगे। मुद्दे की बात यह है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ मिलेगी, पोजीशन निकालना सीख लिया, वो तो बड़े अब हंसते खेलते निकलेगी। नंबर 2, अगर ये चार्ज वैसा ही है जैसे ये दोनों चार्ज हैं तो ये इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। एंड यू कैन चेक दैट अगर यहाँ पे ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं और ये निगेटिव चार्ज होगा तो उस सिचुएशन में ये वाला इक्विलिब्रियम अनस्टेबल आएगा, क्योंकि तब F1 अंदर की ओर लगेगा, F2 बाहर की ओर लगेगा और F2 बढ़ रहा है। तो देयरफॉर हमारे पास फिर ये इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। तो प्लस और प्लस के बीच के प्लस चार्ज का इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा और प्लस के बीच का माइनस चार्ज का इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा, और वो भी अलोंग दिस लाइन, वो भी अलोंग दिस लाइन स्टेबल होगा। अगर आप इस लाइन के अलोंग चलो, और ज्यादातर ये लाइन नहीं देते हैं नीट वाले पेपर में, तो हम लोग मानते हैं कि चार्ज हैज बीन शिफ्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग द प्रीवियस चार्जेस। लेकिन कभी कभी कठिन क्वेश्चन में जो कोचिंग्स की गाइड वगैरह में आ जाती हैं, सपोज ये प्लस प्लस के बीच प्लस चार्ज है और हमने इसको शिफ्ट कर दिया इस लाइन के अलोंग, तो अगर ये यहां जाएगा तो ये रिपल्सन है, ये रिपल्सन है, तो ये भाग जाएगा इधर, तो ये वाला इक्विलिब्रियम परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग अनस्टेबल होगा। तो एक्सिस के अबाउट स्टेबल है और बाइसेक्टर के अलोंग ये स्टेबल नहीं होगा। ये अनस्टेबल हो जाएगा अगर पॉजिटिव है, तो अगर निगेटिव होगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। ये भी उल्टा हो गया केस। अब तुम लोगों को ये बताएं कि अगर मान लीजिए ये दोनों चार्जेस अलग अलग टाइप के हैं, मान लो ये प्लस Q1 है और ये माइनस Q2 है, तो अब इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा? इसको जरा नंबर से लेकर के करते हैं। सपोज मान लीजिए ये +4E है और ये -9E चार्ज है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा? ये हमेशा बाहर मिलेगा इसी लाइन पे, लेकिन बाहर मिलेगा यहाँ पे। और सपोज ये वाली दूरी x, तो ऑन द लाइन आउटसाइड ऑफ स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर चार्ज 4E है। किसी को डाउट तो नहीं है? हमारे यहाँ कुछ बच्चे फ्रेशर बैच के बता रहे थे कि +4E चार्ज और -9E चार्ज में
-9e चार्ज स्मॉलर है, तो तुम लोगों का क्या ख्याल है, क्या सही होना चाहिए? 4e स्मॉलर है कि -9e स्मॉलर है? सर 4e स्मॉलर। क्यों? मैग्नीट्यूड अर्थमेटिक में तो देखें। -9 4 से छोटा होता है। केवल मैग्नीट्यूड को देखते हैं। क्यों? आंसर तुम्हारा सही है, मत घबराओ, आंसर बिल्कुल यहाँ सही है। यहाँ फोर्स वेक्टर रहेगा ना सर? क्योंकि चार्ज जो है ना, ये पॉजिटिव और निगेटिव नंबर नहीं है। Yes. पॉजिटिव और निगेटिव जो नाम है, ये इनके सिंबल हैं खाली। ये दो टाइप के चार्ज, जैसे दो तरीके के ह्यूमन बीइंग होते हैं, एक मेल एक फीमेल। तो अब हम मान लो मेल को प्लस कहने लगे, फीमेल को माइनस कहने लगे। तो ये दो टाइप के चार्जेस हैं, एक इलेक्ट्रॉन के आने से आता है, एक इलेक्ट्रॉन के जाने से आता है। तो जिनका मैग्नीट्यूड छोटा होता है वही छोटा होता है, तो जो छोटा वाला चार्ज होगा उसके बाहर मिलेगा। और इससे दूरी निकालनी है, तो इसको अगर हम मान लीजिए इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस L है, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा L √Q1, जो भी छोटा होगा उससे इधर L √Q1 अपॉन √Q2 माइनस Q1। तो ये तो वही लोगे जो मतलब होगा जिससे दूरी निकालनी होगी, लेकिन ये जो लोगे तुम, जो बड़ा होगा वो छोटा होगा। तो जैसे अगर हम इससे निकालें तो यहाँ पर ये +4e से दूरी आएगी, L √4e अपॉन √9e माइनस √4e। तो √e कट गया तो 2L अपॉन 3 माइनस 2 यानी 2L आएगी। और वैसे भी निकाल के देख लो, ये फोर्स बराबर करो, मान लो ये चार्ज Q0 है, तो K Q0 9e अपॉन L प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू Q0 K 4e अपॉन x स्क्वायर। तो K K Q0 कैंसिल हो गया, E कट गया, स्क्वायर रूट ले लो, 3 अपॉन L प्लस x बराबर 2 अपॉन x। तो 3x बराबर 2L प्लस 2x, तो x बराबर ये आ गया 2L। अगर इससे दूरी निकालनी है तो इसका फायदा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x बराबर देखना क्या आएगा, √9e इंटू L। जिस चार से दूरी लगेगी ऊपर तो उसी का रूट आएगा, और यहाँ पे √9e माइनस √4 दिया जाएगा 3L। और देखो अगर इससे दूरी 2L है तो इससे दूरी 3L होगी, क्योंकि ये दूरी खुद ही L है। तो ये तुम्हारे पास आज का फॉर्मूला है कि x बराबर L √Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2, अगर ये दोनों चार्जेस सेम टाइप के हों, और x बराबर L √Q1 अपॉन √Q2 माइनस √Q1, अगर ये दोनों चार्जेस अलग अलग टाइप के हों। इसमें भी इक्विलिब्रियम पहले की तरीके से ही चेक किया जा सकता है, तो कुछ क्वेश्चंस में करके देखना। और अब मैं लेता हूं चार्ज पेंडुलम। एक सर क्वेश्चन इस, हाँ बोलो। सर मुझे पूछना था कि हम लोग को इस समय क्लास नहीं करना चाहिए क्या? क्यों? सर पूछ रहे हैं। इस समय क्लास नहीं करना चाहिए? मतलब जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है। तो क्लास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अच्छा। ये किसने कहा कि क्लास नहीं करना चाहिए?
नहीं सर, किसी ने कहा नहीं, वो हम लोग का थोड़ा सा इशू हो गया था क्लास को लेके। तो हम लोग फिजिक्स, अब इसके पहले हम लोग की केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी, तो हम लोग क्लास को लेके सर को बोलने लगे। तो उसमें मैं नाम तो नहीं लूंगी, कुछ बच्चे ऐसे थे बोलने लगे कि दिन भर हम लोग क्लास ही करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे। तो वही मैंने पूछा कि क्या क्लास नहीं करनी चाहिए क्या फिर? बेटा इस चीज में आपको बताएं कि इसका आंसर अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो जाता है। यस सर। अगर आपको लगता है कि क्लास से फायदा हो रहा है तो करनी चाहिए। सर वो अगर हम आपको लोग बोले लगता है कि हम लोग बोले कि हाँ 9 बजे बोलो के बोलो, बाद डरो नहीं। क्लास, हम मतलब सर की एक 9 बजे की क्लास खत्म होती है, तो हम लोग का अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास लगवानी है तो सर आप 9 बजे के बाद लगवा दीजिए, हम लोग कर लेंगे क्लास। तो हाँ उसमें कुछ बच्चे मतलब वो अगेंस्ट हो गए, तो अब बात तो मेजोरिटी की मानी जाएगी ना, माइनॉरिटी की नहीं मानी जाएगी। तो वो लोग बोलने लगे क्लास से क्या, दिन भर क्लास ही करेंगे तो सेल्फ स्टडी कब करेंगे? क्लास आपकी 2 बजे से शुरू होती है। नहीं सर, 2 बजे से काम 4 बजे से स्टार्ट हो रही है इस समय। 4 से स्टार्ट हो रही है तो मेरे के टाइम ये लोग क्या करते हैं, नहीं पढ़ सकते क्या? सर नहीं सर मुझे उन लोगों का नहीं पता, मैं बस मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रही हूँ कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो बेटा, अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दरअसल सबसे अलग होता है, ठीक है ना। हम लोगों के साथ नीट के बच्चों की प्रॉब्लम क्या है कि जो क्लास नहीं करनी चाहिए वो करते हैं, यस सर। जो क्लास करनी चाहिए वो छोड़ देते हैं। यस सर। मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। नो सर, नहीं समझे। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे मान लो पी ब्लॉक। बायो। पी ब्लॉक है, वही रिएक्शन है, वही पीरियोडिक टेबल है, और मोस्टली केमिस्ट्री याद करने की होती है। वो क्लास करेंगे क्योंकि वो सुनते हैं। जिनमें डाउट्स क्लियर नहीं है वो छोड़ देते हैं। तो आप अपने हिसाब से देखो, अगर आपको क्लास चाहिए तो आप रखवाओ, जिसको नहीं करनी होगी वो तो नहीं हम कर रहा होगा ना। आप लोग, सर मेरी हम लोग कहना ये देखो है कि जो लोग क्लास कर रहे हैं वो लोग अपने हिसाब से क्लास रखवाएं, क्योंकि उन्हें क्लास करनी है। और सर, तो हम लोग जिनको बोलते हैं तो हम लोग के अगेंस्ट भी तो फिर बोलने लगते हैं ना स्टूडेंट्स, तो सर नहीं तो आप लोग बोल कैसे? दिया करिए, तो आप लोग मत करो। ठीक है, अब तो बोल ही देंगे। भाई आपको नहीं करनी है तो आप ना करो। आपको लगता है आपको आता है, आप पढ़ो अपना। लेकिन जिनको करनी है तो उन्हें तो करने दो ना, उन्होंने फीस दी है, वो इसीलिए कर रहे हैं। और फिर अभी क्लास कर लो तो ज्यादा सही है। फिर पता चला वो चीज नहीं आती है, तो जिस समय नीट आ रहा है उसके हफ्ते भर पहले आपकी क्लास एक्स्ट्रा लग रही है, तो वो चीज तो और ज्यादा डेंजरस है। आप बताओ, जैसे आपको एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है, 9 से 10 आप कोई एक्स्ट्रा क्लास रखवा रही है, तो अभी कर लेना सही है कि जब नीट आ जाए उस वाले वीक में रखवाना सही है? जल्दी जल्दी अपने आप को फ्री करना चाहिए, इसीलिए सर, आपकी 3 3 लगातार अब क्लास जैसे करवाई अभी गई। अभी क्लास, अभी हम लोग सर की जैसे इसीलिए फिजिक्स की 2 फिजिकल का क्लास लग क्लास रही है। बोले रोज हाँ, लगाने, बट नहीं लग रहा है रोज फिजिकल। फिजिकल पैसे पहले खत्म होना बहुत जरूरी है, फिजिकल केमिस्ट्री। हाँ, इसीलिए तो अभी खत्म हो जाए तो ज्यादा सही है। अब अभी नहीं खत्म हुआ तो को खत्म तो करना ही है। नीट के साथ क्या है, पूरे कोर्स से आएगा, उसी समय पे आएगा, और जिसको उस लेवल का आएगा उसी को सिलेक्शन भी होगा, ठीक है ना। तो अभी कर लो तो ज्यादा सही है, बाद में तो अपने आप को फ्री करना ही पड़ेगा तुम्हें। तो आप लोग क्लास करते हो, आप लोग अपने हिसाब से क्लास रखवाओ, और इसमें हम आप लोगों का सपोर्ट कर देंगे। तुम लोगों को कोई एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो रखवा लो, सर ठीक है ना। फिजिकल का रेगुलर चाहिए सर, फिजिकल केमिस्ट्री जितना रेगुलर करवा दीजिए, केमिस्ट्री का बहुत पीछे है सिलेबस। फिजिकल। विजय सर की क्लास लगी तो है कल, बल्कि मेरी हटाई गई है। सर कहाँ, नहीं मैसेज आया, अच्छा मॉडिफाइड में आया है क्या?
हाँ कल लगवाई गई है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या चल रहा है और क्या क्या बचा है? सर अभी तो स्टार्ट करना है। फिजिकल केमिस्ट्री के 8-9 चैप्टर ही तो होते हैं। एक तुम्हारा मोल कंसेप्ट होता है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना? हाँ ये हो चुका है। केमिकल मतलब कब काइनेटिक्स होता है, वो हो चुका है। थर्मोडायनेमिक्स होती है, वो हो चुकी है। नहीं नो सर, नहीं नो सर। नो सर, वो नहीं हुई है। केमिकल और इक्विलिब्रियम, चैप्टर भी नहीं हुआ। आयनिक और वो वाला, यस ये सर, हो वो गया। वो हो गया है। सोल्यूशन नो सर, बस 3 ही हुआ है अभी तक, और कुछ नहीं हुआ है। 3 ही हुआ है बस। तो बाकी आप लोगों को में थर्मोडायनेमिक्स है और उसके फर्स्ट ईयर वाले में, और 4 चैप्टर तुम लोगों के 12th में है। केमिकल काइनेटिक्स है, सोल्यूशन है, और साथ में एक सॉलिड स्टेट होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है, इलेक्ट्रो कल से शुरू होगा। और सरफेस केमिस्ट्री होती है एक। वो तो ऐसे ही होती है, फर्जी टाइप की। कहने को गैसियस स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर भी होता है, तो वो फिजिक्स से ही कवर हो जाता है। खाली वंडर वाल्स आपको और पढ़ाना पड़ता है। फिजिकल में विजय सर लग गए हैं ना? हाँ यस सर, लग गया आज। हाँ तो अभी करा देखे देंगे हैं। फटाफट। हाँ बेटा वो फटाफट करा देंगे, चिंता नहीं करो, ठीक है? लगेगी सर की क्लास लगेगी। इस इक्विलिब्रियम में और कुछ पूछना है आपको? नो सर। नहीं। अच्छा, अब चार्ज पेंडुलम में क्या होता है ना कि देखो, पहले हम इसका बिल्कुल परंपरागत ट्रेडिशनल क्वेश्चन लेते हैं। ये एक रिजिड सपोर्ट होता है और ऐसे दो इक्वल लंबाई की थ्रेड ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ बॉल या पार्टिकल बांध देते हैं, इनके मासेस भी बराबर होते हैं। और देखो हम वो केस नहीं डिस्कस करेंगे, मतलब जो भी क्वेश्चन तुम लोगों में आएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये इक्वल होंगी और मासेस भी इक्वल होंगे। आप कहोगे क्या ये जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम डिफरेंट लेंथ की स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, डिफरेंट मासेस भी ले सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, ये जो तुम्हारी कैलकुलेशन है ना वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तब मान लो इस पे चार्ज Q1 Q2 है, इस पे चार्ज मान लीजिए Q1 है, इस पे Q2 है, तो अगर लंबाइयां बराबर हैं और मासेस बराबर हैं तो ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में रहेंगे। ऐसे ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में रहेंगे। और दूसरी बात है कि इन दोनों में टेंशन्स भी बराबर होंगी, टीटी। तो टेंशन ऐसे लगेगी, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। यहां से अगर एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर आ जाएंगे, थीटा थीटा। ये दोनों फोर्सेस भी, ये तो हमेशा बराबर रहेंगे, एक्शन रिएक्शन है, ये दोनों फोर्स भी बराबर हो जाएंगे, है ना, एफ एफ। और ये मासेस भी बराबर हो जाएंगे, वेट्स mg। ये तुम्हारे पास पिक्चर बनेगी। और अगर इनमें से कोई भी चीज तुमने डिफरेंट कर दिया तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लेवल में बैलेंस नहीं होंगे, इनको मिलाने वाली लाइन थोड़ी सी इंक्लाइंड हो जाएगी, टेंशन दोनों तरफ डिफरेंट हो जाएंगे, ये एंगल भी दोनों तरफ डिफरेंट हो जाएंगे। तब आपको कैलकुलेशन में पूरी इक्विलिब्रियम, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री सब लगानी पड़ेगी। इसलिए चार्ज पेंडुलम के केस में हमेशा जब भी हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, इवन जेई तक में, ये लेंथ और मास बराबर रखते हैं। बाकी आप लोग जानते ही हो, यहां से एक वर्टिकल लाइन खींच दो, ये थीटा हो जाएगा, इस टेंशन के 2 कंपोनेंट कर दो, भाई ये वाला टेंशन तुम्हारा टी था, तो अगर इसके कंपोनेंट हम करते हैं तो इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा और इधर हो जाएगा टी साइन थीटा।
तो मेरे पास आ जाएगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, ये इनके बीच की दूरी है, सपोज दिस इज एक्स, तो के Q1 Q2 चार्जेस तो हमने अलग अलग ही माने, चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और T cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो आप इनको डिवाइड कर दीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर mg। और अब देखिए tan थीटा कितना होगा, ये देख लीजिए, अगर ये ट्रायंगल निकालते हैं हम लोग, तो tan थीटा इज इक्वल टू, बेटा ये थीटा है, ये थीटा है, तो दिस, मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये इसका मिडिल पॉइंट सी है, तो ए सी अपॉन ये पॉइंट ओ बी, ये मेरे पास रहता है tan थीटा। और यहाँ पे फिर एक अप्रोक्सीमेशन आता है, और ये पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में बड़ा ही कॉमन है कि थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, तो थीटा अगर स्मॉल है तो tan थीटा साइन थीटा के बराबर भी होता है। तो हम लोग AC तो x/2 ले लेते हैं, लेकिन जो OC लेंथ है इसको OA और स्प्रिंग की लेंथ के बराबर ले लेते हैं। तो आ जाएगा x/2L इज इक्वल टू, अब K की भी वैल्यू रख दें 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर mg। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2L Q1 Q2 अपॉन 4πε0 mg। ये इनके बीच की इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आ गई। ओके सर, हाँ, सर tan थीटा इक्वल टू AC अपॉन क्या लिखा है? AC अपॉन OC, tan तो यही होगा ना, दिस अपॉन दिस, लेकिन थीटा स्मॉल होने पे इन दोनों की लेंथ को बराबर ले लेते हैं, क्योंकि थीटा जितना छोटा होगा दिस पॉइंट विल बी मोर क्लोजर टू C, तो थीटा इज स्मॉल, तो ये ले लेते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें तरह तरह से क्वेश्चन बनते हैं, और जो वेरिएशन आए हैं वो हम ले रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि दोनों चार्जेस Q Q दे देते हैं और थीटा वगैरह दे देते हैं, तो चार्ज पूछते हैं, तो इससे चार्ज ये निकाला जा सकता है। और जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारे पास जो लेंथ है स्ट्रिंग की, ये 120 सेंटीमीटर ईच है, और इनके बीच का एंगल ये 60 डिग्री है, 30-30। और ये एंगल थीटा थीटा ही दे दिया, और ये कहा गया ये दोनों मासेस M1 बराबर M2 इक्वल टू 10 ग्राम है, और चार्जेस भी दोनों पे बराबर हैं Q Q, और इनके बीच के ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। तो चार्ज बताइए, सपोज ये आ गया, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। ये वाला फॉर्मूला तो कम बच्चों को याद रहता है, लेकिन ये याद करना बड़ा सिंपल रहता है, क्योंकि ये सीधे आ जाएगा tan थीटा, भाई इधर जल्दी से T माना, इधर mg माना, और इधर फोर्स F माना, तो T cos थीटा mg के बराबर है, तो नीचे mg आ जाएगा।
टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा करते हैं, और टी साइन थीटा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और चार्जेस तो यहाँ मालूम नहीं है, क्यू स्क्वायर, और लेकिन ये डिस्टेंस दी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। टेन थीटा क्या है? टेन थीटा आप ले सकते हो, आसानी से ले सकते हो टेन थीटा। ये 10 सेंटीमीटर हो गया, और ये चाहिए तो ये इसके बराबर ले लेंगे, तो टेन थीटा 10/120। इसकी यूनिट बदलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों रेशियो हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह 9 × 10⁹ ये क्यू स्क्वायर, और मास है 10 ग्राम, तो 10 × 10⁻³ जी की वैल्यू 10, और 20 सेंटीमीटर को लिख दीजिए 20 × 10⁻² का स्क्वायर, और इससे हम लोग क्यू स्क्वायर और फिर क्यू स्क्वायर से फिर क्यू, ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कभी Q1 Q2 दे करके ये डिस्टेंस x भी पूछ सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि अगर Q1 Q2 दे दिया तो ये आपके पास x³ इस क्वांटिटी का क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो उसमें आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ज्यादातर क्यू ही पूछते हैं, x दे देते हैं। इसके बाद जो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज ग्रेविटी एब्सेंट हो जाए, सपोज द ग्रेविटी इज ऑफ, तो टेंशन बताइए। तो अगर ग्रेविटी ऑफ हो जाएगी तो क्या है, mg 0 हो जाएगा। तब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, ये अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है तो ये स्प्रिंग पूरी फैल जाएंगी ऐसे, इधर भी L और इधर भी L, और ये Q1 Q2 हो जाएगा। तो इधर ये फोर्स लगेगा F, इधर F, और इधर टेंशन, तो टेंशन बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन 2L का स्क्वायर। ये ऑफ ग्रेविटी में है, ग्रेविटी है ही नहीं तो mg लगेगा नहीं, तो रिपल्सन फोर्स इस दोनों स्ट्रिंग को बिल्कुल हॉरिजॉन्टली स्प्रेड आउट कर देगा। ओके, तीसरा केस जो तुम लोगों से नीट ने पूछा था वो भी बता दें कि ये दो चार्जेस हैं और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। सपोज ये Q है और लंबाइयां L हैं और मासेस हैं कुछ mg, ये टेंशन, इधर ये फोर्स F लगेगा, सब वही बना रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है, थीटा थीटा। तो उन्होंने क्या किया कि इस पर फोकस कर दिया, ये वाली जो लेंथ है OC, कहा कि जब ये दोनों चार्जेस, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद है बट मैं सर आधा क्वेश्चन कर दिए। सर लेंथ को हाफ कर दिए थे, किसको हाफ कर दिए थे? एल को, एल लेंथ को सर। इसको हाफ कर दिए थे। नो सर, ये जो ओसी है उसको हाफ किया गया है y/2 तो पूछा गया था r के टर्म्स में। डिस्टेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम सेपरेशन पूछा था दोनों बॉल्स के बीच में क्या हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस पूछी थी। यस सर।
हाँ, ये डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है, तो वो मतलब एल और एक्स के टर्म में, इसके टर्म में चल रहे थे। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? फॉर्मूला वही लगना है, फॉर्मूला और कुछ नहीं लगेगा। tan थीटा इज इक्वल टू के, हम के लिख देते हैं, और क्यू स्क्वायर अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस, R इनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी मान लो, x मान लो चाहे जो मान लो, हम x मान लेते हैं, 2x का स्क्वायर और अपॉन mg, ये आ गया। अब उन्होंने शायद ये कहा था कि अगर ये वाली डिस्टेंस आधी कर दी जाए और थीटा वही रहे, yes sir, यही कह रहे थे ना वो, yes sir, थीटा वही रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? tan थीटा क्या होगा? tan थीटा यही तो होता है, OC अपॉन ये tan थीटा हो जाएगा x/l, तो k क्यू स्क्वायर अपॉन 2x का स्क्वायर इंटू mg। तो यहां से तुम्हारा l निकल आएगा, l इससे निकल आया, ये x दिया है तो l निकल आया। तो l बराबर क्या हुआ, या x बराबर क्या हुआ? तो यहाँ देखो, ये देखो, ये आ गया x क्यूब, वही आ गया ना, x क्यूब बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 mg, और ये l। इस बार मैंने l किसको माना है? इस बार मैंने l इसको माना है, ये l लंबाई है, तो बेटर हो मैं इसको y लिख देता हूं। सपोज दिस इज y, तो यहाँ y कर दूं। यहाँ tan थीटा अप्रोक्सीमेट नहीं लिया गया, सीधे x अपॉन y ही ले लिया गया, और यहाँ पे भी हम यहाँ y ले ले रहे हैं। tan थीटा वही होता ही है, और ये डिस्टेंस 2x है। अब देखो, जब ये y को आधा किया तो क्या होगा? q बदलना नहीं है, mg बदलना नहीं है, k और 4 बदलना नहीं है, तो x1 क्यूब अपॉन x2 क्यूब इज इक्वल टू y1 अपॉन y2, ये आ रहा है। तो x2 अपॉन x1 बराबर y2 अपॉन y1 की पावर 1/3, क्यूब रूट ले लिया, तो x2 बराबर x1 और y2 को आधा कर दिया तो 1/2 की पावर 1/3, इस टाइप से आ जाता है। तो अगर इसके टर्म में चल रहे हैं तो और सिंपल है, वहां पे उन्होंने कहा था थीटा नहीं बदल रहा है, और अगर थीटा बदल रहा है तो मैं देखूंगा क्या क्वेश्चन है। हम तो इसको इस तरीके से वेरिएशन कर रहे थे कि ये स्ट्रिंग की लंबाइयां LL हैं, ये चार्ज XX है, ये वाली डिस्टेंस Y है। अगर दोनों चार्जेस को 1/n कर दें तो ये Y डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सपोज, तब कैसे करते? तो tan थीटा बराबर ये हमने लिख लिया, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2x का स्क्वायर mg, और इसको भी मैंने लिख दिया x अपॉन y। तो ये पहली सिचुएशन थी, और जब आप बदलेंगे तो सपोज ये चार्जेस को आधा कर दिया तो उस केस में ये tan थीटा भी बदल जाएगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि x की वैल्यू हटानी पड़ेगी किसी तरीके से, वो भी y और l के टर्म में लानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ क्या नहीं बदलेगा, यहाँ पे l नहीं बदलेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो x की जगह पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। तो इसके मैं दोनों क्वेश्चन बना करके आपको PDF में भेजूंगा। मैं थोड़े आज और ज्यादा केस लेने के मूड में हूँ,
और ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल आया था, वो याद है जिसमें चार्ज लीक करने लगता है। यस सर, V का बॉडी इनवर्स पर। हाँ ये है ना, ये इनके बीच की डिस्टेंस आप x मान लीजिए। तो मेरे पास वही आया था, एक्स क्यूब बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर mg, और यहाँ पर क्या आया था, 2l आया था ना, ये जब बीच की डिस्टेंस मानी थी, x अपॉन, हाँ x अपॉन 2l जाएगा, ये मेरे पास था। अब बताओ अगर ये चार्ज कम हो जाएगा तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी ना। स्ट्रिंग की लंबाई बदलेगी नहीं, मास बदलेगा नहीं, और ये चार्ज लीक हो रहा है। सपोज दोनों चार्जेस लीक हो रहा है, dq बाई dt बराबर मैंने अल्फा कह दिया। तो अगर ये चार्ज कम होगा तो ये टर्म कम होगा, तो x भी कम हो जाएगा। तो जब x कम होगा तो नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी, ये दोनों थोड़ा पास पास आ जाएंगे ऐसे, और ये पास होते चले जाएंगे ऐसे ऐसे। तो जो x के डिक्रीज होने की रेट है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ x, दैट इज dx बाई dt, ये इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब इसको करो, 3x स्क्वायर dx बाई dt, और देखो k2l, ये एक मुझसे गड़बड़ भी हो गया था, जब यहाँ पे हमने x ऊपर पहुंचा ही दिया तो x स्क्वायर क्यों रहेगा। तो k2l अपॉन mg, और ये q भी बदल रहा है टाइम के साथ, तो 2q dq बाई dt, और dq बाई dt इज नथिंग बट अल्फा। तो 3x स्क्वायर dx बाई dt इज इक्वल टू k2l अपॉन mg 2q अल्फा। तो एक मेरे पास ये रिलेशन बेसिक है और एक ये dx बाई dt है। अब तुमको करना क्या है कि ये वेलोसिटी है, इसको x के टर्म में निकालना है। तो सारे जो फालतू टर्म है उनको तुम्हें हटाना पड़ेगा। तो यहां से अब वैल्यू रख दो, x स्क्वायर है ये, तो x तो रहना चाहिए क्योंकि dx बाई dt चाहिए। तो यहां से ये जो बाकी वाले टर्म है, जैसे q की वैल्यू आप रख दो क्योंकि q चेंज हो रहा है, तो q की वैल्यू यहां से निकालेंगे और यहां पर रख देंगे। तो 3x स्क्वायर, और ये वेलोसिटी बन गई रिलेटिव वेलोसिटी v, इज इक्वल टू 2kl अपॉन mg 2 अल्फा, और q को हम हटाने जा रहे हैं। तो यहां से q देखो क्या होगा, x क्यूब mg अपॉन k2l बराबर ये q स्क्वायर है, लेकिन हमें तो q चाहिए तो इसका अंडर रूट रखेंगे। तो k2l अपॉन mg रख दिया और अल्फा भी रख दिया, 2 अल्फा भी रख दिया, और अब इस q की जगह रखेंगे अंडर रूट ऑफ x क्यूब mg अपॉन 2 k इंटू 2l। तो हमें v चाहिए, बाकी सबकी चिंता ना करो। v ये रिलेटिव वेलोसिटी है, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c, खाली x क्यूब
वाला टर्म देखो तो ये x की पावर 3/2 है और नीचे x स्क्वायर, तो v प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2 आ गया। यही रिलेशन उन्होंने पूछा था। इसमें एक क्वेश्चन और भी बहुत अच्छा बनता है, इसको कभी कभी पानी में डाल देते हैं, तो उसको आप लोग खुद करिएगा। तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैट के बहुत सारे क्वेश्चन करे और अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। कोर्स भी लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक कॉन्सेप्ट है और जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं तो मेरे दिमाग में बड़ी खास तरह की चीजें होती हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक एंड वाई। वाई टर्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों, इसका कॉन्सेप्ट क्यों डेवलप किया गया। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की 3 चीजें होती हैं, इंटेंसिटी, पोटेंशियल, फील्ड लाइन, पोटेंशियल लाइन और एनर्जी। और फिर एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंट सिस्टम, एक्सप्रेशंस फॉर डिफरेंट सिस्टम्स। ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया है। तो लेट अस आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरे वाले का आंसर मैं बता दूंगा, आप लोग बस ये बता दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। Force The body region in which a point charge experience a force due to an earth charge. नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि इफ देयर इज एनी रीजन in which any charge experiences electrostatic force, तो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश्ड हो गई। तो हम लोगों को जो 12th में पढ़ाई जाती है कि ऐसे कि सपोज ये कोई चार्ज है तो इसके सराउंडिंग का वो रीजन, सराउंडिंग रीजन in which any other charge experiences electrostatic force. तो इसमें कुछ चीजें आपको समझ लेनी चाहिए। ये नहीं लिखना चाहिए ये दिस रीजन इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज established इन दिस रीजन। क्या दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ ना कि जैसे मान लो कोई क्लास है
और ये हॉल 1 में लग रही है, ये हॉल 1 में। तो यहाँ पे एक क्लास लग रही है, ये हॉल क्लास नहीं है। अगर अभी दूसरे हॉल में लगा देंगे तो क्लास वहां पहुंच जाएगा। तो ये जो सराउंडिंग रीजन है दैट इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रीजन में कुछ ऐसा हो गया है कि उसमें कोई चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर लगेगा, तो हम कहेंगे कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गई है। और किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करने के लिए उसमें पहले से कुछ चार्ज का होना जरूरी होता है, जिसको हम लोग सोर्स चार्ज सिस्टम कहते हैं। सोर्स चार्ज सिस्टम, जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा ये स्पेस है, अब हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, तो यहाँ पे कोई चार्ज रख दो, पॉइंट चार्ज रख दो, स्फीयर रख दो, कैसा भी रख दो, चार्ज रख दो, तो उसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए। तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि सपोज किसी रीजन में दो चार्जेस है, Q1 और Q2। तो अब इसमें क्या है ना कि हर चार्ज के लिए बाकी चार्ज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। फॉर एवरी चार्ज in a region, all other charges are source. मतलब Q2 को Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में माना जाएगा, Q1 को Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड में माना जाएगा। दोनों की अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर कोई थर्ड चार्ज लाओगे Q3, तो फिर इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के फिर उसमें फोर्स लगेगा। तो अब इसमें ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन हो गई। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, और आप जानते हैं लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहते हैं। यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और होता है mL-T-3A-1। ये डायमेंशन है, ये यूनिट है। बेसिक एक्सप्रेशन क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एट एवरी पॉइंट there must be some value of electric field there। और अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखेंगे, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ये E है और यहाँ पे Q चार्ज रखेंगे, तो इस जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और यहाँ पे कोई चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स लगेगा Q इंटू E। तो अगर अलजेब्रा करें तो E बराबर F/Q हो जाएगा। और फिर ये नौटंकी क्यों करते हैं Q0 टेंडिंग टू 0, उसके पीछे कई रीजन है थ्योरेटिकल। आई वांट टू टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इतना तो अब हमें मालूम ही हो गया है अपने डिस्कशन से कि अब कोई भी चार्ज लाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों के पास जब टेस्ट करें तो वो चार्ज बहुत ही छोटा होना चाहिए, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ओरिजिनल वैल्यू में कहीं और फर्क ना आए। मतलब जैसे यहाँ पे फील्ड है, कुछ पहले से किसी की वजह से फील्ड है, और यहाँ पे कोई पर्सन है। अब यहाँ पे तुमने चार्ज रख दिया, तो जब चार्ज रख दिया तो चार्ज इटसेल्फ प्रोड्यूसेस इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बाकी लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चार्ज इतना छोटा हो कि इसकी फील्ड पहले वाली फील्ड के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल रहे, जिससे और चीजों में कोई चेंज ना आए। तो ये मेरे पास फॉर्मूला है, F बराबर QE, वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पर कुछ लोग रटाते हैं
कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, अगर चार्ज निगेटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक वेक्टर्स हैं दोनों। तो आपको मालूम है कि अगर ये स्केलर पॉजिटिव होगा तो ई की डायरेक्शन और एफ की डायरेक्शन सेम होगी, अगर ये स्केलर निगेटिव होगा तो ई की डायरेक्शन और एफ की डायरेक्शन निगेटिव होगी, अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये सीधी सी बात है कि इफ यू पुट ए प्लस क्यू चार्ज हियर तो इस पर फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, और अगर यहाँ पे कोई तुम नेगेटिव चार्ज रख दोगे सपोज माइनस क्यू, तो वैल्यू तो क्यू ही रहेगी लेकिन फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। और इसके बाद ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बाद ये जनरल फॉर्मूला है। और अगर हम किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो सपोज ये वाला चार्ज मेरे पास Q है और इससे R डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट P। तो कूलम्स लॉ लगा दीजिए, सब लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर सराउंडिंग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो K लगा दीजिए, वैक्यूम है तो मत लगाइए। Q/R²। हाँ हाँ, और क्या, तभी फोन किया था। Q/R²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट चार्ज से। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, स्केलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। स्केलर फॉर्म में ही लिखते हैं। ये चार्ज दो तरीके का होता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखने पर ये फील्ड अवे हो जाएगी। तो फॉर प्लस क्यू इट इज अवे और फॉर माइनस क्यू इट इज टूवर्ड्स। ये जानते हो तुम लोग सब। तो देयरफॉर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। और वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्या वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक स्टैटिक चार्ज की वजह से, और सपोज एक चार्ज Q को हम घुमाते हैं सर्किल में। लेट अस डू समथिंग न्यू। तो ये Q चार्ज है और सपोज एक चार्ज हमने लिया और इसको मैंने ऐसे 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 घुमा दिया। ये तो जब हमने इसको घुमा दिया ना तो वर्क डन बाई फील्ड निकालिए जरा। वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेटा साइक्लिक पाथ में ये वर्क डन 0 आएगा। और इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। ये कंजर्वेटिव फील्ड, ये मैं आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि हम लोग इसको यूज करेंगे। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। इसका प्रूफ सिंपल वे में हमने बता दिया, रटा भी सकते हैं, मैथमेटिकल लंबा प्रूफ भी दे सकते हैं। लेकिन बस ये याद रखिए कि ये कंजर्वेटिव है। ये पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी। इसकी वेक्टर फॉर्म भी लिखते हैं हम। वेक्टर फॉर्म ऐसे लिखेंगे कि सपोज ये ओरिजिन है
ये ओरिजिन है, ये एक्स डैश एक्स वाई और जेड एक्सेस है, और ये मेरे पास आर डैश है पॉइंट, इस पे ये चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज है क्यू, और मुझे इस पॉइंट आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मुझे मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। तो E एट आर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर, पोजीशन आर इज इक्वल टू, पहले तो मैग्नीट्यूड लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन, अब मेरे को इस डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए, तो ये वेक्टर आर प्राइम है, ये वेक्टर आर है, तो ये जो वेक्टर है ये आर माइनस आर प्राइम वेक्टर हो जाएगा, दिस इज, तो मॉड ऑफ आर माइनस आर प्राइम का स्क्वायर, और इसी डायरेक्शन हमें यूनिट वेक्टर भी चाहिए, तो आर माइनस आर प्राइम वेक्टर का, ये तो वेक्टर ही हो गया, और इसके मॉड से और डिवाइड करेंगे आर माइनस आर प्राइम, तो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू आर माइनस आर प्राइम अपॉन मॉड ऑफ आर माइनस आर प्राइम का क्यूब। अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा तो जब हम लोग स्केलरली करते हैं तो डायरेक्शन डायग्राम से बनाते हैं और वैल्यू लेते हैं, लेकिन वेक्टर में सुविधा है, यू जस्ट पुट माइनस साइन, तो अपने आप इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स द चार्ज आ जाएगी। ये मेरे पास आर है, और सपोज हमारे पास कई चार्जेस हैं, चार्ज R1 प्राइम पर है Q1, दूसरा चार्ज R2 प्राइम पर है Q2, इस तरीके के बहुत सारे चार्जेस हैं। और मेरे को एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है R पे। जनरली जो अननोन पॉइंट होता है जहां फील्ड होती है उसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, और जहां जहां चार्जेस होते हैं उनको जितने चार्जेस हो, 2 हैं तो R1 प्राइम R2 प्राइम R1 डैश R2 डैश करके लिखते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से होगी, और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम लेंगे, तो ER इलेक्ट्रिक फील्ड एट R, तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अब पहले Q1 की वजह से ले, तो देखो ये हो जाएगा R माइनस R1 डैश, ये मॉड नहीं है, और मॉड ऑफ R माइनस R1 डैश का क्यूब, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2, और फिर R माइनस R2 डैश अपॉन R माइनस R2 डैश का मॉड का क्यूब। तो दोनों की वजह से फील्ड को निकाल करके जोड़ सकते हैं। m चार्जेस होंगे तो n चार्जेस हो जाएंगे, और इसी का सुपरपोजिशन हमारे पास चला करता है। अब जैसे कूलॉम्स लॉ में था, बहुत सारे चार्जेस थे, किसी एक जगह पार्टिकल रखा होता था, चार्ज उस पर फोर्स निकालते थे, तो सबकी वजह से फोर्स निकालते थे, उनको वेक्टर जोड़ते थे, और वही काम हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करना है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल कर देते हैं, वो आज का लास्ट एग्जाम्पल होगा, आई थिंक, हाँ आज का लास्ट ही होगा। तो ये एक हमारे पास घड़ी है,
और घड़ी में आप जानते ही हो यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ 6 बजते हैं, ये इसका सेंटर है। इधर 9 बजते हैं, इधर 3 बजते हैं, फिर 1, 2, 7, 8, 10, 11 और ये 4 और ये 5, ये डायल्स लिखे रहते हैं। अब हमने किया कि इन सारे के सारे पॉइंट्स पर मैंने नंबर इनटू क्यू चार्ज रख दिया। मतलब जैसे यहाँ पे 1 था तो क्यू चार्ज रख दिया, यहाँ 2 क्यू रख दिया, यहाँ 3 क्यू रख दिया, यहाँ 4 क्यू रख दिया, यहाँ 5 क्यू रख दिया, 6 क्यू रख दिया, 7 क्यू रख दिया, 8 क्यू रख दिया, 9 क्यू रख दिया, 10 क्यू रख दिया, 11 क्यू रख दिया, 12 क्यू रख दिया। सारे चार्ज पॉजिटिव है। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, रेडियस आर मैंने मान लिया, रेडियस आर मान लिया। तो देखो भाई, तो इसको थोड़ा शॉर्टकट से करते हैं। हमें मालूम है कि इन सारे पॉइंट से इन चार्जेस की डिस्टेंसेस आर ही होगी, और हमने मान लिया कि 1/4πε0 Q/r² बराबर E। तो देखिए, अगर हम 1 वाली लें तो रिपल्शन इधर लगेगा E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की है, तो यहाँ पे अवे फ्रॉम दी चार्ज इधर E आएगा, और इधर देखो ये 7Q है, तो 7E इधर जाएगा, तो रिजल्टेंट इधर बचेगा 6E। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है, क्योंकि आप कोई भी डायगनली अपोजिट लो, जैसे 3 और 9 लो, तो इधर 9E इधर 3E, तो 6E इधर आ गया। 2 और 8 वाला लो तो इस तरफ आ गया 6E। 4 और 10 वाला लो तो इधर आ जाएगा 6E। 5 और 11 वाला लो तो इस तरफ आ जाएगा 6E, सब 6E आ रहा है। और 12 और 6 वाला लो तो इधर आ जाएगा 6E। तो आउट ऑफ 12 चार्जेस जो एक ही डायमीटर के अपोजिट थे, तो छोटे वाले की तरफ 6E फील्ड आ रही है। तो देयर आर 6 फील्ड्स, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो बीच वाला है, ये देखो, अगर किसी भी तरफ मान के चलो तो रिजल्टेंट ये आ जाएगा। ये सारे के सारे जो हैं, अब ये 6 हैं, एंगल्स अगर निकालो तो ये एंगल तुम लोगों को शायद मालूम हो कितना होता है, 30 डिग्री का होता है। तो 30, 30, 30, 30, 30, तो ये 150 डिग्री है। तो आपको मालूम है कि रिजल्टेंट किधर जाएगा, इनका बाइसेक्टर किधर है। तो 30, 30, 30, 30, 30, 75, तो इनका रिजल्टेंट जो इधर जाएगा, सबका 6E का इसके अलोंग जाएगा, ऐसे इन दोनों का भी इसके अलोंग जाएगा, इन दोनों का भी इसके अलोंग जाएगा। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट हो गया, तो जो पहले वाले दोनों थे इनके बीच का एंगल 30 था। तो 2 × 6E × cos, लेकिन ये थोड़ा सा तुम्हें दिक्कत होगी,
cos 30 का आधा लेंगे, ये 6e 6e के बीच में है, तो cos 15 डिग्री। उसके बाद ठीक है, इन दोनों को लोगे तो 30 30 30, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। 260 cos 90/2, इट्स ऑल राइट। और प्लस 2 इंटू 6e और cos 150/2। रिजल्टेंट ये 3 और 4q के बीच में, बिल्कुल यहां से 75 डिग्री। अब 260 कॉमन ले लीजिए, तो 12e, और ये cos 15 है, और ये cos 45 है, और ये cos 75 है। अब कहो सर हमें तो cos 75 और cos 15 की वैल्यू नहीं मालूम, तो निकालना पड़ेगा, या फिर cos c प्लस cos d निकाल दो तो कुछ अच्छा आ जाएगा। वेव वगैरह में निकालते ही cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। तो 12e की भी यार वैल्यू रख दो, इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q/r², और cos 45 ये 1/√2 रख दो, प्लस cos 75 का 15, ये फॉर्मूला लगा दो, तो 75 और 15 ये होता है 90, तो यहाँ पे 2 तो आएगा ही, तो 75 और 15 जोड़ा तो 90/2, तो वाह भैया cos 45 ये भी आ गया। और इन दोनों को माइनस करोगे तो 75 माइनस 15, तो ये cos 30 आ जाएगा। तो अब ये क्या बना, यहां से काट दो, q/3 पाई एप्सिलॉन 0 r², और ये आ गया 1/√2 ये 2 मैंने, अच्छा हाँ ये तो इसको बनाने से लिखा था, तो 2 इंटू 1/√2 और इंटू cos 30 √3/2, तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ √2 कॉमन है, तो q/3 पाई एप्सिलॉन 0 r² और √3 + 1/√2, ये आंसर आ गया। तो ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था, अच्छा था, अच्छा लगता है लोगों को पूछना, इसलिए कराया। अब बेटा कल तो मेरी क्लास है नहीं, तो आई थिंक अब हम लोग होली के बाद मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। PDF हम आपको भेज के जाएंगे, टेस्ट से पहले नहीं भेजा था, लेकिन अब उसको भेजेंगे। सर ये आज वाला मिल जाएगा ना? हाँ नहीं मैंने नोट्स तो सब भेज दिए थे, ये आज का बोल रही हूँ। सब मिल जाएगा, आज का भी मिल जाएगा। ठीक, थैंक यू सर।